नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 19 नवंबर 2021 वो तारीख जब लगभग एक साल से चले आ रहे अन्नदाताओं के संघर्ष को गंतव्य मिलने की आस दिखी, लेकिन इस आस के बाद तीर्थ पुरोहितों का धैर्य जवाब दे रहा है। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत की 22 नवंबर को देहरादून में बैठक होनी है, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी, रूपरेखा तय की जाएगी। तो आज बात इसी विषय पर कि धामों में उलझे धामी पुरोहितों ने आर पार की ठानी। पिछले कई सालों से तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों का ये पल रहा गुस्सा चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की उनकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। वो परवान कब तक चढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में बोर्ड को भंग कर देगी, लेकिन क्या धामी सरकार इन उम्मीदों को परवान चढ़ाने को तैयार है, या विपक्ष को बिना कुछ किए बेहतरीन सियासी जमीन मिल रही है बैटिंग के लिए? तो आज चर्चा इसी विषय पर कि धामों के फेर में उलझी धामी सरकार कल के लिए कितनी तैयार है। इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए हमारे साथ में चार मेहमान जुड़े हुए हैं। लखपत बुटोला जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नवीन ठाकुर जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नवीन जी, बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संगीता जी, बहुत स्वागत है। ब्रजेश सत्ती, बेहद महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं चारधाम महापंचायत के। इनके बयान समय समय पर आप सुनते रहते होंगे। सबसे पहले शुरुआत नवीन ठाकुर के साथ में ही करेंगे। नवीन जी, जब भी देवस्थानम बोर्ड की चर्चा होती है, आप इस इत्तेफाक कहिए या फिर जो भी कहिए, आपके साथ चर्चा होती जरूर है। क्या लगता है कि कल की ये जो बैठक होने वाली है तीर्थ पुरोहितों की, हक हकूकधारियों की, वो क्या आप लोगों के लिए गले की फांस बनने की तैयारी कर रही है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गले की फांस नहीं है। वो हमारे अपने लोग हैं। हमारी उनके साथ लगातार बैठकें हुई, आगे भी होंगी, और निश्चित तौर पर मामला सुलझा लिया जाएगा। जब इतना बड़ा मामला, आपने भी अभी बताया, 1 वर्ष पुराना मामला सुलझा लिया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा हृदय दिखाते हुए और कहा कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, और उसको बिल को वापस ले लिया। तो देवस्थानम बोर्ड भी कोई बड़ा मसला नहीं है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा मसला सुलझ गया तो ये भी सुलझेगा। और ये हमारे सब अपने हमारे लोग हैं। निश्चित तौर पर हमारी इनसे वार्ता सकारात्मक पहले रही और आगे भी सकारात्मक रहेगी। और 30 तारीख तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, तो इंतजार करिए। 1 हफ्ते की सिर्फ बात रह गई है। बस परेशानी ये है कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकलता जा रहा है, तो इसलिए जो है वो इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार विपक्ष परेशानी में है। विपक्ष देख रहा है कि एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक जो है धामी जी खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी भी समझ सकते हैं। आपके मास्टर स्ट्रोक को विपक्ष लेकिन जल्दबाजी करार दे रहा है। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। विपक्ष का वर्डिक्ट बहुत जरूरी है। हमारे साथ में लखपत बुटोला जुड़े हुए हैं। लखपत जी, क्या लगता है आपको, पुष्कर सिंह धामी ने 21 साल पुराना परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा लिया, तमाम चीजें सुलझाते वो नजर आए। हालांकि आपकी तरफ से तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है, नवीन ठाकुर जी ने भी कहा कि अभी इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, धैर्य रखने की जरूरत है। आपने पद संपत्तियों की बात की है, मैं आपसे एक स्पष्ट कह देता हूं, कितना झूठ मेरा मुख्यमंत्री कहता है। राज्य अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा 1 और क में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जो केंद्र ने अधिनियम बनाया उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि यहाँ की जल जमीन से हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया था। और जो केंद्र में जो कानून बनाओ, संसद के अंदर कानून बनाओ, वो 2 मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने संपूर्ण समाधान कर दिया। कौन सा इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया? कौन से एमओयू पे इन्होंने साइन करके बता दिया कि परिसंपत्ति हमारे नाम आ गई है? ये इस तरह के झूठ और लफाजी जो कहकर के लोगों को बिरगलाने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि परिसंपत्तियों के मामले में केंद्र सरकार को अधिनियम की पुनः उसमें विवेचना करनी चाहिए, उसको संशोधन करना चाहिए, जो अधिनियम 2000 है। पहली बात है। दूसरी बात, आपने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पे, मैं नवीन जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे किसानों का मुद्दा हमने वापस ले लिया। मान्यवर किसानों ने कभी जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड की मांग यहाँ के पंडा प्रभावित समाज ने नहीं की थे,
3 कृषि कानूनों की मांग किसी ने नहीं की थी। आपसे तो मांग एमएसपी की गई थी, आपसे मांग किसान की आय दुगुनी करने की गई थी, लेकिन आप ला गए गलत चीज, और उस गलत चीज में 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, और आप कह रहे हमने बड़ा काम कर दिया वापस ला करके। ये जो देश का और किसानों का नुकसान हुआ है, सुन लीजिए, दोनों पे बोल रहा हूँ, उन्होंने उस पर भी कहा ये नुकसान किसका। दूसरी बात है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देवस्थानम बोर्ड किसने बोला था आपको देवस्थानम बोर्ड लाई, किसने कहा? यदि आप के अपने लोग हैं, आपके तीर्थ पुरोहित अपने पंडा समाज आप है, सनातन धर्म विपाप इतनी सारी बातें बोलते हैं, क्यों केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खोलने में आपने तिथि बदल दी? क्यों? किसने कहा ये देवस्थानम बोर्ड, ये खामियों से भरा देवस्थानम बोर्ड लाए, जिन्होंने 2 साल में यात्रा दो टर्म की यात्रा को बर्बाद करने का काम कर दिया। इनकी व्यवस्थाएं दो टर्म में देखने को मिली है, और इसके बाद आप कहते हैं हम वापस लाएंगे। अरे आप सुधार की प्रक्रिया लाए, आप इस तरह के बिल क्यों लाते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता, लोगों को भरोसे में रखे। किसान बिल लाने थे, किसानों को भरोसे में लाते, उनके हित में लाते। जिस तरह से 2 लोगों को देश का कृषि बेचने का इन्होंने पूरे का पूरा प्लान बनाया था, उसी तरह देवस्थानम को बोर्ड बनाने में भी आप जानते हैं, आपको ताजुब होगा जान के पूजा जी कि देश के जो हमारे जो टेम्पल कमेटी है उसमें अंबानी जी के लड़के को मेंबर बनाया गया है। अब ये पूछा जाए कि अंबानी जी के लड़के का क्या उत्तराखंड में कोई बद्रीनाथ का बनता, केदारनाथ का बनता, कोई उत्तर काशी का बन जाता तो समझ में आता है। जिन्होंने ये व्यवस्थाएं देखने, जिनके पैतृक, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनके पुरखों ने ये सनातन धर्म को चलाने के लिए, 4 धाम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी और इस सनातन धर्म को बचाने के बहुत काम किया। और आप अडानी के लड़के को, अंबानी के लड़के को इसमें मेंबर बनाएंगे, ये समझ से परे है। जिस तरह से ये कह रहे हैं हम वापस ले लेंगे, सब्र कीजिएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ 2019 में किसने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड लाइए? 2 साल से ज्यादा खिंच गया है, हमारे तीर्थ पुरोहित सड़कों पे आ गए हैं, सदन का घेराव करे, लाठीचार्ज उनपे की जा रही है, उनको पूछा नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जा करके पूरे देश को एड्रेस करते हैं और वहां से सनातन धर्म का ज्ञान देने की बात कहते हैं, और वहां के तीर्थ पुरोहित की बात नहीं सुनी उन्होंने, उनसे मिलने का समय नहीं दिया गया, उनकी मांग थी हमारे ज्ञापन दिया गया। ये तो पुरानी बात है ना, ये तो पुरानी बात है लखपत जी, अभी कल की बात हो रही है। कल जो बैठक होने वाली है वो बैठक कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है या कितना बड़ा सिरदर्द बनेगी सरकार के लिए, और क्या ये कृषि कानून रद्द करने का जो उद्घोष हुआ है, जो ऐलान हुआ है, इसकी आड़ में धामी सरकार क्या देवस्थानम बोर्ड वापस ले लेगी क्या, ये विषय है। संगीता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है, अगर देवस्थानम बोर्ड वापस हो जाता है तो विपक्षियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, देवस्थानम बोर्ड वापस हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हर जगह राजनीति जरूरी नहीं है। हमारे जो 4 धाम के पंडा, पुरोहित और हक हकूकधारी है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर उनकी जीत होती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और ये सरकार जो 1.5 साल से इसे लटकाई हुई है और अपने खून से पत्र लिख करके उनको प्रधानमंत्री जी को भेजना पड़ रहा है, और उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मसले पर कोई बात भी नहीं करते हैं। और देवस्थानम बोर्ड की आड़ में आप देखिए कि जाकर के गर्भगृह, किसानों से भी नहीं करी थी बात, तो किसानों से भी नहीं करी, अप्रत्याशित था, आए गुरु पर्व के दिन ऐलान किया कि भाई अब तो रद्द कर रहे हैं और अगले ही सत्र में रद्द कर देंगे। तो यही इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पहले ये बिना विश्वास में लिए खुद ही कानून बनाते हैं और फिर रद्द करने के बाद अपनी ही वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। आप ऐसे कानून लेकर ही क्यों आते हैं जिससे सामने वाले को परेशानी होती है? भाई 700 किसानों ने वहाँ पे जान दी, उनके परिवारों से आप पूछिए, और बाद में आप अपनी वाहवाही लूट रही कि हमने बड़ा दिल करके प्रकाश पर्व के दिन ऐलान कर दिया और वो अपने घर त्योहार मनाए। पिछले भाई वो 1.5 साल से जब बैठे हुए थे तब आपको उनके त्योहारों की चिंता नहीं हुई? अब ब्रजेश जी को इसमें, ब्रजेश जी आपकी एंट्री। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, कल ये जो बैठक हो रही है इस बैठक में आप भी शामिल होंगे, पहले भी जो बैठकें हुई हैं उसमें आप शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री तक को सीधे आपने आभार भी उनका व्यक्त किया था, और आभार जताते हुए मैंने आपसे सवाल पूछा था उस दौरान कि आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई गई, तो क्या इस बार आपने आपत्तियां दर्ज कराई हैं क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि को, या फिर कल बैठक होगी, बैठक के बाद सीधे सपाट निर्णय हो जाएगा? जी, अब ये जो तारीख पे तारीख का जो एक खेल भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन और अब तीर्थ पुरोहित है, अब 8 साल की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। और इसी संदर्भ में कल हमारी जो है चारों धामों की तीर्थ पुरोहित के जो युवा तीर्थ पुरोहित हैं, उनकी आह्वान पर कल हमने जो है देहरादून में जो एक महापंचायत की महाबैठक बुलाई है, और इस बैठक में हम अगली रणनीति का भी खुलासा करेंगे
इसमें जो है हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार की ओर से केवल आश्वासन और आश्वासन ही मिला है। जैसे इनके प्रवक्ता यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे ही इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्रियों ने आपने बैठ करके आश्वासन दिया, और इनके झूठे आश्वासन के कारण ही जो है आज हम लोग जो है धरना प्रदर्शन जो हमारा निरंतर चल रहा था, आश्वासन से हमने स्थगित किया। मैं आपको बता दूं कि हम अभी चारों धामों के दिल्ली के कालका मंदिर से वापस आ रहे हैं। वहां पर आज जो है अद्भुत महाराज जी के पवन सानिध्य में देश भर के सारे संत महंत और अखाड़ा की परिषद के अध्यक्ष भी उपस्थित थे, और आज हमने जो है वहां से एक हुंकार भरी है और एक जो है संकल्प लिया है कि देश भर में जो 4 लाख से अधिक हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया है, अब उसकी मुक्ति के लिए जो है एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। और इसमें जो है जो उत्तराखंड के 51 मंदिर भी दिए गए हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और हमारी पहली मांग अब यही रहेगी कि उत्तराखंड जो 51 मंदिर उन्होंने दिए हैं वहां से अब हम इस अभियान को चलाएंगे, और निश्चित रूप से कल की बैठक में हमारे बहुत प्रत्याशित निर्णय हमारे युवा तीर्थयात्री को लेंगे। नहीं, और उसके बाद से पछतावा नहीं होगा क्या ब्रजेश जी? पछतावा नहीं हो जाएगा क्या आपको, अगर मान लीजिए कल आपने निर्णय ले लिया कि देशव्यापी हम आंदोलन चलाने जा रहे हैं और आगामी विधानसभा सत्र में ये कानून वापस हो जाता है, फिर क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, जो मंदिर मुक्ति का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, हम लोग उसको भी समर्थन देंगे, क्योंकि इस सरकार को, जो भी केंद्र में बैठी सरकार है या जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर केवल बहुसंख्यक हिंदुओं के हिंदू मंदिर ही इनकी नजरों में क्यों है। या तो ये देश से समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार की ये बात करते हैं, तो फिर उसके तहत क्यों नहीं एक देश में एक ऐसा कानून लाते हैं कि जो किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब का हो, चाहे जो है मुस्लिम समुदाय के मजहब ये हैं, चाहे फिर सिख समुदाय के गुरुद्वारे हैं, इन सबको क्यों नहीं ले लेते एक कानून बनाकर, और या तो फिर सबको मुक्त किया जाए। आखिर हिंदू मंदिर ही इनके निशाने में क्यों है? तो हम जो है अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरा जो अभियान चल रहा है, निशाने पर क्यों है? नवीन ठाकुर जी, काउंटर है आपका। पूजा जी, इसका जवाब बटोला जी कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे, जो देवस्थानम बोर्ड पर तो यहाँ 1 घंटे से लंबा भाषण पेल रहे हैं। लेकिन जो पहले देश में जहां जो है हिंदू मंदिरों को अधिकार में लिया गया, वो इंदिरा गांधी के समय में लिया गया, राजीव गांधी के समय में लिया गया। कांग्रेस के शासन काल में पूरे देश पे जो है मंदिरों पे अधिकार कांग्रेस ने किए, वहां पर इन्होंने संस्था नए बोर्ड बनाए, उस विषय में नहीं बोलते। लेकिन जहां देश काल परिस्थिति के हिसाब से चोला बदलने में कांग्रेस माहिर है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर केरल जाते हैं तो क्रॉस पहन के वहां प्रचार करते हैं, कश्मीर जाते हैं तो गोल टोपी पहन के प्रचार करते हैं, और उत्तराखंड यूपी आते हैं तो मंदिर जाते हैं। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ट्रेंड स्टार्ट किया था, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों फॉलो कर रहे हैं आप? कांग्रेस को क्यों उसको पश्चिमों पे चल रहे हैं? तो आपने क्यों एक्ट लगाया? और जहां तक आप केरल की बात कर रहे हैं, सुनिए सही, आप केरल की बात कर रहे हैं, तो आप गृह मंत्री ने केरल की एक सभा में कहा था कि केरल राज्य सरकार कहते हैं कि दुर्गेश सती जी कांग्रेस का बचाव करने के लिए यहाँ उतरे हुए हैं। कांग्रेस से सवाल पूछ लिया तो कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश सती जी यहाँ जवाब दे रहे हैं। अरे दुर्गेश सती जी कांग्रेस की पट्टी लगा लीजिए, कांग्रेस का बचाव की तरह कांग्रेस पे सवाल उठा नहीं रहे। आपके सारे वक्तव्य लखपत जी मुस्कुरा चुके हों तो काउंटर ले लीजिए। लखपत जी मुस्कुराना हो गया है तो काउंटर ले लीजिए। कांग्रेस की ढाल काउंटर है आपका। लड़ाई अपने आप लड़िए, कांग्रेस की ढाल मत बनिए आप, और कांग्रेस का बचाव मत करिए। जो आप देश के मंदिरों की बात कर रहे हैं ना, ये सारे कांग्रेस के शासनकाल में फैसले हुए हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की जब से सत्ता में सरकार आई, एक मंदिर बता दीजिए आप पूरे देश में बता दीजिए एक मंदिर में जो सरकारी नियंत्रण हुआ 2014 के बाद। कांग्रेस की ढाल मत बनिए विजय सती जी, आप कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन रहे हैं, और स्पष्टता से अभी जो आप उनका बचाव कर रहे हैं तो जनता देख रही है आपको। खिलौना नहीं बन रहा, हमारा फैसला किया था कुछ दिन पहले, आप एक मत होकर निर्णय ले लीजिए। आप अपने विरोध में फैसला लिया था कुछ दिन पहले, उसका क्या हुआ? उस विषय में बता दीजिए। आपने चुनाव में का फैसला किया था तो कांग्रेस के लोग भी आप पर जो है पार कर रहे थे। आपको 80% से अधिक मतदाता आपकी बीजेपी की मानसिकता के हमारे तीर्थपुरोहित, लेकिन जो है आपने जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया, हमारे साथ है, उनकी चिंता मत करिए। तीर्थपुरोहित हमारे साथ हैं। कुछ कांग्रेस का विचार करते हैं। अरे सती जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा। आपको आपके लोगों ने आपकी कमेटी में नहीं रखा, बीजेपी में भड़क पड़े। अपने लोगों से बात करिए जो 4 धाम के 8 प्रतिनिधि सम्मिलित है कमेटी में, उस कमेटी में आपको आपके लोगों ने नहीं रखा, तो उसका गुस्सा जो है हमारे पे मत उतारिए। वो आपके लोगों का मसला था। हमने जो सूची मांगी थी उसमें आपका नाम नहीं था,
आप जो बोल रहे थे कि मेरा नाम है, मैंने सूची के बारे में पता किया। इससे पहले जो डिबेट हुई थी, आपने कहा कि 8 प्रतिनिधि सूची में मेरा भी नाम था, लेकिन आपका कोई नाम नहीं था उसमें, आपका कोई नाम नहीं था सूची में। और आपके लोगों ने आपका नाम क्यों नहीं भेजा, मेरी समझ से परे है। जब आप चुनाव की बात कर रहे थे तो आप में भी अपने मतभेद थे, उस विषय में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। कांग्रेस का बचाव करने की बजाय आप अपना पक्ष रखिए, अपने दिक्कतों की जगह बात करिए, कांग्रेस का बचाव मत करिए। कांग्रेस का बचाव नहीं कर सकते आप, कितने से बचाएंगे कांग्रेस? नवीन जी, ब्रजेश जी की सुन लीजिए, ब्रजेश जी की सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। कांग्रेस नहीं बचने वाली है, आपके बचाव करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को तो देश की प्रदेश की नवीन जनता जी, नकार चुकी है। ब्रजेश जी की सुन लीजिए, हो सकता है सुनना फायदेमंद हो आपके लिए। एक बार सुन लीजिए ब्रजेश जी क्या कहते हैं। नवीन जी, मेरा कहना यह है, जो आप हमारे ऊपर, आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हमारे तीर्थपुरोहितों को कांग्रेसी कहते हैं, आप उसी जो है उस पर चल रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप कांग्रेस के पीछे लगभग क्यों पड़ रहे हैं, कांग्रेस को फॉलो क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस ने गलत किया, उसने हिंदू मंदिरों का गिरहण किया, तो आपकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आप मुक्ति कर दीजिए। जवाब में कूद पड़े तो क्या है इसमें? ब्रजेश जी का मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया, आप तुरंत तिल मिला के चलिए ठीक है, लखपत जी से जवाब ले लेते हैं। लखपत जी, आपका काउंटर है। तो निश्चित तौर पर वो दिख रहा है, जब कांग्रेस की सपोर्ट करोगे तो निश्चित लखपत तौर जी, पर आपका काउंटर है। जी, पहली बात, प्रचंड बहुमत की हिंदुत्व की यथाकथित सरकार सेंटर में, इंदिरा गांधी जी ने यदि मंदिरों को बंधक बनाए तो कितने मंदिरों को छुड़ा दिया तुमने 8 साल में? यहाँ पे चैनल पे आके केवल अपना गुस्सा निकालने के अलावा कुछ और काम भी है? नवीन जी आपके पास है, ये बताएं कितने मंदिरों को आपने मुक्त कर दिया? ये बताएं आप, यदि मंदिर बंधक हैं तो कितनों को मुक्त कर दिया हिंदुस्तान के अंदर? इस तरह की लफाजी करने से हिंदुस्तान नहीं चलता। अब बात सुनिए, हमने केवल कब्रिस्तानों की दीवारें नहीं बनाई, हमने मंदिरों के निर्माण किए। आपने क्या किया? केवल कब्रिस्तानों की दीवारें बनाई। ये चैनलों पे लफाजी करने से, सुन लीजिए, ये चैनलों पे सुन लीजिए, ये चैनलों पे सुन लीजिए, ये चैनलों में कितना फर्क है ये चैनल जानता है, इसलिए आपको बिठाया पक्ष में और विपक्ष लाइन में नहीं छोड़ा। और इसी तरह की दोगली बातों करोगे तो 2022 नवीन जी, अपने पास समय कम है, हमारे पास समय कम है, सीधा जवाब आपका चाहिए। क्या विधानसभा सत्र में, जैसा कि तमाम लोग बोल रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों की मांग है, विधानसभा सत्र में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की उम्मीद की जाए, रद्द करने की उम्मीद की जाए? ये उम्मीद रख सकते हैं तीर्थ पुरोहित या नहीं रख सकते हैं? एक हफ्ते का और इंतजार करना चाहिए, 30 तारीख का समय दिया है और बहुत बड़े बड़े काम जब हमारी सरकार कर रही है तो हम अपने तीर्थ पुरोहितों का मसला भी सुलझाएंगे। बस दिक्कत विपक्ष को है, हमें भी दिक्कत नहीं है, तीर्थ पुरोहित को भी दिक्कत नहीं है। उनमें से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन 100% जो है ये मसला सुलझेगा, वो सब हमारे लोग हैं। अभी ब्रजेश सती जी ने स्वयं माना कि 80% लोग भाजपा के हैं। मैं तो कहता हूँ 100% लोग भाजपा के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सनातन धर्म वालियों के लिए क्या किया सब जानते हैं। ये तो सनातन धर्मियों के राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ठीक है, ब्रजेश जी से जवाब लेते हैं। ब्रजेश जी, कल आपकी महापंचायत होने वाली है, महाबैठक होने वाली है, उसमें कई लोग वर्चुअली जुड़ेंगे, कई लोग फिजिकली जुड़ने वाले हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या 1 हफ्ते का समय, जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का और इंतजार करना चाहिए, उसको देखते हुए रणनीति बनेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि डेट पे डेट हमको दी जा रही है, 30 अक्टूबर से 30 नवंबर हुआ, तो इसीलिए हमारा जो है शंका है कि सरकार जो है इस मामले को लटकाना चाहती है। अब जैसे जो 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसी के तहत हम भी चाहते हैं, उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी बिना देरी किए हुए अपनी घोषणा करे कि वो इस एक्ट के बारे में उसके क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तमाम लोग जुड़े और जिन्होंने अपने अपनी विचार रखे, विपक्ष भी अपना राग अलाप रहा है, पक्ष अपनी बात कह रहा है और तीर्थ पुरोहितों का अपना रोना है, उनका अपना आक्रोश है। वो कह रहे हैं विश्वास नहीं रहा, विश्वास की आस बहुत जरूरी है, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। 1 हफ्ता नहीं, निर्णय उन्हें जल्दी चाहिए। और कल की जो बैठक होने वाली है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि कल की बैठक के बाद क्या प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी या फिर किसी तरीके का सॉल्यूशन निकलने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।